पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। जहां लखनऊ में हिंदुस्तानी सुनने को मिल जाती है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा का असर और प्रभाव है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। कानून क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलों की सुनवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। एक तरफ जहां जज और वकील अंग्रेजी भाषा को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपना केस लेकर आए आम नागरिक में ये समझ ही नहीं है कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे 37,000 जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है और ये सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त सेवा है, डिजिटल SCR के रूप में। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि इसका आप जरूर उपयोग कीजिए, और ताकि आपकी बहस ना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहो, प्रभावशाली रहे, पर जो आपके पीछे क्लाइंट बैठा है, नागरिक बैठे हैं, उनको समझ में तो आ जाए कि आप क्या बहस कर रहे हैं। इसी तरह मैं यह अक्सर अपने सहयोगियों एवं देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूँ कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। जैसे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में कुछ नियम और बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस। हम उन सिद्धांतों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में उन सिद्धांतों को समझाने में खुद ही असहज पाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना कोई केस लेकर आना चाहता है, पर कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति की वजह से उसके पास वकील करने का जरिया नहीं है, तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है। इसलिए इंग्लिश में इसे हम राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है और उसके पास खुद का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकें, तो यह योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक लीगल एड क्लिनिक यानी कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये अपेक्षा है कि इन केंद्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केंद्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विभाग को यह आदेश दिया था
कि इन सहायता केंद्रों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए। रिसर्च विभाग ने देश के 81 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का एक सर्वे किया है। विश्लेषण में पाया गया है कि आम जनता को अंग्रेजी भाषा न जानने की इसकी वजह से अपने अधिकारों और उससे जुड़ी योजनाओं को समझने में बाधा महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और कई बार छात्र विधिक सहायता केंद्रों में कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के सामने क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा पाते। यहाँ पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि RMNL NLU को ज़रूर हिंदी में LLB कोर्स, BA LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाना जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय के पड़ोस के गांव से विश्वविद्यालय की विधिक सहायता केंद्र में आता है और अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को बताता है, पर यदि छात्र को खसरा और खतौनी का मतलब ही नहीं पता है तो छात्र उस व्यक्ति को कैसे मदद कर पाएगा। लोगों के लिए उनकी जमीन महत्वपूर्ण है, उनकी आमदनी उनके जीवन जीने का स्रोत है। इसलिए जमीन संबंधित क्षेत्रीय कानूनों के बारे में भी छात्र को अवगत कराना चाहिए। इस बात पर मैं अपने उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal, and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was wielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate. English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ उपनिषद के तैत्रीय उपनिषद के मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए
राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद की इन पंक्तियों को यहाँ पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के विकसित होने वाले स्नातक के लिए जो उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहाँ से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। वो एक समावर्तन समारोह था, ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर, उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त। जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन, न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी और ना अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर
छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाई। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे, और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है। उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय। एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है, वो भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता है वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और ये विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार। सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी, और ना अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर छोटी मोटी बातें। और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।